बच्चों, आज हम लोग होम साइंस विषय के अंतर्गत पाठ 2 जिसका शीर्षक है आय व्यय और बचत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के युग में घर तथा परिवार के सुख एवं समृद्धि के लिए गृह प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार की जो गृह कार्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था उत्तम हो, इसके लिए गृहिणी तथा परिवार के अन्य सदस्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गृहिणी की योग्यता, सूझबूझ व परिश्रम से गृह व्यवस्था को अच्छा बनाया जा सकता है। और गृह प्रबंध करने के लिए हमें आय की जरूरत होती है और इसी आय को उचित रूप से व्यय करके या खर्च करके हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। अतः आय के साथ साथ व्यय का भी बहुत महत्व होता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आइए हम लोग जान लें कि पारिवारिक आय का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। बच्चों, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन के लिए आय का होना बहुत जरूरी है। और पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह राशि है जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा जिसमें कुछ अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा, आवास सुविधा, वाहन तथा ड्राइवर, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, ये सभी अन्य सुविधाओं में आती हैं। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है आर्थिक प्रयास। तो आर्थिक प्रयास वो प्रयास होता है जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है। जैसे हम आप लोग को या स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसके बदले में हमको वेतन मिलता है, जो कि हमारी ये जो क्रिया हुई ये आर्थिक प्रयास हुआ। यदि हम अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हैं तो उसके बदले में हमको धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये हमारा अनार्थिक प्रयास कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कि पारिवारिक आय की परिभाषा क्या है। इस संबंध में ग्रास और क्रैंडल ने इसको परिभाषित किया है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक आय में मुख्य रूप से परिवार के प्रधान द्वारा अर्जित किया जाने वाला धन शामिल होता है, लेकिन यदि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वे भी धन अर्जित करते हैं तो उसे भी इसी आय में शामिल कर लिया जाता है। और भिन्न भिन्न प्रयासों के पश्चात जो इनकम होती है या आय होती है उसको भी शामिल किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं डायरेक्ट इनकम और अप्रत्यक्ष आय को कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष आय के बारे में जान लें। बच्चों, परिवार की आय का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण प्रकार प्रत्यक्ष आय होती है और प्रत्यक्ष आय वो होती है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके व्यवसाय से प्राप्त होती है। और इन व्यवसाय के दो रूप होते हैं, जिनमें नौकरी तथा व्यापार से जो आय प्राप्त होती है उसको शामिल किया जाता है। आय के इस मुख्य के रूप के अतिरिक्त परिवार की कुछ अन्य साधनों से भी आय होती है, जैसे मकान या दुकान के किराए से प्राप्त आय और ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि भी इसी में शामिल की जाती है। परिवार के लिए इस आय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके बाद आता है बच्चों अप्रत्यक्ष आय। परिवार की जो दूसरी आय धनराशि के रूप में नहीं प्राप्त होती है, बल्कि अप्रत्यक्ष आय वे सुविधाएं होती हैं जो व्यक्ति को उसके आर्थिक प्रयासों के बाद प्राप्त होती हैं। और इन सुविधाओं में आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी सुविधा आती है। इन सुविधाओं को अप्रत्यक्ष आय माना जाता है और इन सुविधाओं पर बच्चों आयकर नहीं लगता है, अतः कुछ लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं
कि पारिवारिक आय के स्रोत क्या है। बच्चों, पारिवारिक आय के स्रोत कई हैं जिनको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्रोत में आता है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। बच्चों, वेतन परिवार की आय का मुख्य स्रोत होता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्था में जो स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जो इनसे वेतन प्राप्त होता है, इसे इसमें शामिल किया जाता है। परिवार के मुखिया को जो हर महीने एक निश्चित राशि वेतन के रूप में मिलती है, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। और बच्चों, आजकल महिलाएं भी अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अतः उनके वेतन को भी इसमें जोड़ा जाता है। और इसके अलावा बच्चों, यदि परिवार में बेटा बेटी नौकरी करते हैं तो उनका वेतन भी इसी में शामिल किया जाता है। और इसके अलावा जैसे महंगाई भत्ता है, बोनस है, यात्रा सुविधा है, मकान, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं हैं, इन सबको भी इसी में शामिल किया जाता है। और वेतन एक निश्चित धनराशि होती है और ये प्रत्येक माह की जो भी निश्चित तारीख जिस विभाग में जैसा होता है, उस तारीख पर उसको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है बच्चों मजदूरी। बच्चों, आय का अन्य स्रोत दैनिक मजदूरी भी है। इसमें शारीरिक श्रम या कार्यों के बदले में जो हमको धनराशि मिलती है, उसको मजदूरी कहते हैं। मजदूरी प्रायः दैनिक होती है और दैनिक श्रम के बदले में जो आय प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है, उसको दैनिक मजदूरी में शामिल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिन कार्य नहीं करता है तो उसे उस दिन मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। और मजदूरी के माध्यम से जो पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं और कुछ बच्चे भी अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार आय प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो मजदूरी की जो दरें होती हैं, वो उनके कार्य के हिसाब से निर्धारित होती हैं। जो जितना काम करता है उसको उसी अनुसार मजदूरी भी प्राप्त होती है। और मजदूरी पर जो निर्भर परिवार होते हैं, उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा पॉइंट, व्यवसाय। तीसरा पॉइंट नहीं बच्चों, है घरेलू उद्योग धंधे। परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके कुछ लोग घरेलू उद्योग धंधों पर भी डिपेंड होते हैं और परिवार में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये घरेलू उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार के परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न घरेलू धंधे चलाए जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन है, टोकरियां बनाना, रस्सी बनाना, ये सब उद्योग धंधे होते हैं। और शहरी क्षेत्रों में सिलाई, कढ़ाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बुनना, अचार, चटनी, पापड़ आदि बनाना, ये कुछ मुख्य घरेलू धंधे होते हैं। और घरेलू उद्योग धंधों में परिवार के जो विभिन्न सदस्य होते हैं, वे सभी अपना योगदान दे सकते हैं और परिवार की मूल आय में वृद्धि करने के लिए घरेलू उद्योग धंधों का अपनाना विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसके बाद आता है बच्चों कृषि व्यवसाय। बच्चों, पारिवारिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत कृषि व्यवसाय है। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या होती है वो खेती बाड़ी के कार्य में लगी रहती है। और इस व्यवसाय में जो फसल तैयार करके बेचते हैं, उससे जो धन प्राप्त होता है, वो कृषि संबंधी आय माना जाता है। और इस व्यवसाय में जो कार्यरत लोग होते हैं, वो कृषि के साथ साथ दूसरे कार्य भी करके अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे गांव के लोग पुलिस, सेना तथा अध्यापन के कार्यों में भी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पशुपालन। पशुपालन भी पारिवारिक आय का स्रोत होता है। और पशुपालन व्यवसाय में जैसे हम लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते हैं और इन पशुओं का दूध बेचकर भी आय प्राप्त की जाती है। और इन पशुओं के बच्चे भी बेचे जाते हैं। कुछ पशु इसलिए पाले जाते हैं ताकि उनका मांस बेचा जा सके। और इसी में मुर्गी पालन तथा मछली पालन भी आते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ब्याज से प्राप्त होने वाली आय। बच्चों, ब्याज भी पारिवारिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पहले से बचत किए हुए धन पर ब्याज अर्जित किया जा सकता है और यह ब्याज बैंक, डाकघर, यूटीआई तथा विभिन्न कंपनियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। इस प्रकार की आय उन लोगों को ही
उन लोगों को हो सकती है जिनके पास काफी सारा धन पहले से संचित होता है। इसके बाद आता है बच्चों उपहार से प्राप्त आय। परिवार को समय समय पर मिलने वाले उपहारों तथा भेंटों को इसमें शामिल करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे अवसर आते हैं, जैसे जन्मदिन हुआ, मुंडन हुआ और जनेऊ संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, कान छेदने का काम हुआ, विवाह आदि होता है, तो उसपे उपहार देने की हमारे यहाँ परंपरा है और इन उपहारों को पारिवारिक आय का स्रोत माना जाता है। इसके बाद आता है बच्चों पेंशन से द्वारा प्राप्त आय। पारिवारिक आय का जो स्रोत होता है वो पेंशन भी होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य किसी कार्यालय से अवकाश प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसके सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो उससे जो मिलने वाली पेंशन होती है वो भी पारिवारिक आय का एक स्रोत होती है। पेंशन भी वेतन के समान ही हर महीने मिलती है और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए पेंशन आत्मनिर्भरता का बोध कराती है तथा यह आय परिवार की आय में वृद्धि करती है। इसके बाद आता है बच्चों व्यापार तथा व्यवसाय। व्यापार तथा व्यवसाय में जो व्यापार है वो कुछ परिवारों में किया जाता है। जैसे आधुनिक युग में हमारे देश में अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं जो कि पारिवारिक आय के स्रोत होते हैं और इन व्यवसायों को शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग कर सकते हैं। जैसे दुकानदारी हुई, फैक्ट्री हुई, कारखाना, थोक व्यापार, कमीशन का व्यापार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे पेशे हैं जिनके लिए विशिष्ट योग्यता और कुशलता की भी आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, लेखक, कलाकार, वास्तुकार, मनोवैज्ञानिक, कोचिंग सलाहकार, ये इस प्रकार के पेशों के वर्ग में इसके अंतर्गत आते हैं। और पेशों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो निश्चित नहीं होती है और ना ही इनके मिलने की तारीख निश्चित होती है। व्यवसायिक आय व्यक्ति की क्षमता, कार्यकुशलता, योग्यता और साख पर ज्यादा डिपेंड करती है और व्यवसाय में मनुष्य काफी धन अर्जित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किताब वगैरह लिखता है तो उसके बदले में उसको रॉयल्टी भी प्राप्त होती है। वो भी एक प्रकार का आय होता है जिसे हम रॉयल्टी के रूप में जानते हैं। बच्चों पारिवारिक आय के बाद अब हम लोग आइए जान लेते हैं कि पारिवारिक व्यय क्या है। बच्चों गृह अर्थव्यवस्था के दो मुख्य तत्व होते हैं, आय तथा व्यय, यानी आमदनी और खर्चा। परिवार में आय के साथ साथ व्यय का भी समान रूप से महत्व होता है। आय के रूप में जो धन हम अर्जित करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति के लिए व्यय करना। अतः जिस धन को हम पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्चा करते हैं वही पारिवारिक व्यय कहलाता है। इसके बाद हम बच्चों आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पारिवारिक व्यय की परिभाषा क्या है। किसी निश्चित अवधि में संबंधित परिवार द्वारा अर्जित आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय माना जा सकता है जो परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय हुआ है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से जान सकते हैं कि जिस धन को हम पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं उसे पारिवारिक व्यय कहा जाता है। इसके बाद आता है बच्चों परिवार के व्यय के प्रकार। पारिवारिक व्यय के बच्चों 4 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है निश्चित व्यय, दूसरा है अर्धनिश्चित व्यय, तीसरा है अन्य व्यय और चौथा है आकस्मिक व्यय। जिसमें पहला पॉइंट है निश्चित व्यय। इसमें बच्चों पूर्ण रूप से ये जो व्यय होता है इसमें निश्चित होता है, जैसे मकान का किराया, स्कूल की फीस और भोजन पर होने वाला खर्चा, ये सब निश्चित व्यय के अंतर्गत आता है। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं अर्धनिश्चित व्यय की तरफ। इस प्रकार के व्यय में हर महीने खर्च करना तो निश्चित होता है, लेकिन ये
घटता बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए जो वस्त्रों और भोजन पर होने वाला जो खर्चा होता है उनको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है बच्चों अन्य व्यय। इस वर्ग में मनोरंजन तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं पर जो पैसा खर्च होता है उसे अन्य व्यय के अंतर्गत माना जाता है। इसे व्यक्ति की आय व सुविधा के अनुसार घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। इसके बाद आता है बच्चों आकस्मिक व्यय। इस व्यय का पूरा हमको ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी परिवार में कुछ आकस्मिक खर्चे आ जाते हैं। ये बहुत कम भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी हो जाए या घर में विवाह आदि पड़ जाए तो ये खर्च हमको करने पड़ जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम आते हैं पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों पारिवारिक व्यय को बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला कारक है परिवार की कुल आय। इसके अंतर्गत परिवार की जो आय होती है उसमें ये प्रमुख कारक है जो उनके खर्चे को प्रभावित करता है। जैसे अधिक आय वाले परिवारों द्वारा ज़्यादा खर्चा किया जाता है तथा कम आय वाले परिवारों द्वारा कम खर्चा किया जाता है। अतः इससे हम जान सकते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ व्यय भी हमारा बढ़ता जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है परिवार का रहन सहन का स्तर। बच्चों पारिवारिक रहन सहन का स्तर परिवार के व्यय के प्रकार तथा जो व्यय की सीमा होती है उसको प्रभावित करता है। रहन सहन का स्तर यदि ऊंचा होता है तो उस पर खर्चा भी अधिक होता है और पारिवारिक रहन के स्तर को उच्च रखने के लिए व्यय की कोई सीमा नहीं होती, हम चाहे जितना खर्च कर सकते हैं। और रहन सहन का स्तर समान रखने के लिए सीमित व्यय से भी काम चल जाता है, लेकिन रहन सहन को उच्च स्तर पर रखने के लिए हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा पॉइंट परिवार का स्वरूप। अर्थशास्त्र के अनुसार संयुक्त परिवार में आय की अपेक्षा खर्चा कम होता है। संयुक्त परिवार में कुछ खर्चे बच जाते हैं जैसे मकान का ईंधन, प्रकाश, नौकर, ये सब जो खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन एकाकी परिवार की आय सीमित होती है और इसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बच्चों आता है परिवार में बच्चों की संख्या। ये परिवार में बच्चों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा परिवार जिसमें बच्चों की संख्या सीमित होती है यानी कम होती है वहाँ पर कम व्यय होता है, जबकि जिस परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ उन पर होने वाला जो खर्चा होता है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा ज़्यादा होता है। यदि परिवार में बेटियां हैं तो उनके विवाह आदि में भी व्यय होता है। इसके बाद आता है बच्चों रहने का स्थान। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार के रहने का स्थान भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण परिवार का जो खर्चा होता है वो नगरीय परिवार की अपेक्षा बहुत कम होता है। ग्रामीण परिवार कुछ अनावश्यक खर्च नहीं करता है, जबकि शहरी क्षेत्र में जो रहने वाला परिवार होता है उसको अनेक अनावश्यक खर्च भी करने पड़ जाते हैं। नगरों में रहने वालों को रहन सहन का स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहन सहन का स्तर होता है वो साधारण स्तर होने के कारण उस पर कम खर्च से भी काम चल जाता है। इसके बाद आता है बच्चों सामाजिक धार्मिक परंपराएं। बच्चों कुछ परिवार धार्मिक होते हैं, इसलिए विभिन्न अनुष्ठानों और धार्मिक क्रियाकलापों पर जैसे पूजा पाठ हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई, भागवत कथा हुई या रामचरितमानस पाठ हुआ या और कुछ अन्य आयोजन जो होते हैं उन पर लोग कुछ ज़्यादा ही खर्च करते हैं और इस संबंध में उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार ये परिवार अपनी आय का कुछ भाग सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और प्रथाओं पर खर्च करते हैं और उनको खर्च करने पर इनको आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाद आता है बच्चों पारिवारिक व्यवसाय। बच्चों परिवार की आय का कुछ भाग
व्यक्तिगत व्यवसाय पर भी खर्च करना पड़ता है। जो अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से चलाने के लिए कुछ अतिरिक्त धन खर्च करते हैं, जैसे डॉक्टर को क्लिनिक बनाना है, अच्छी क्लिनिक बनाना है, तो उसके लिए उसको कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है। और वकीलों को अपनी पुस्तकालय बनाने पर भी उन्हें काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है, परंतु उनसे आय भी होती है। और आप लोग ने सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना के भी लोग अपनी व्यय में बढ़ोतरी कर लेते हैं। अतः परिवार के जो मुखिया होते हैं और दूसरे सदस्य जो होते हैं, उनका व्यवसाय पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके बाद आता है बच्चों, गृहिणी की कुशलता एवं दक्षता। पारिवारिक बजट को बनाने तथा नियंत्रित करने में जो गृहिणी होती है, उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि गृहिणी योग्य है, कुशल है और दूरदर्शी है, तो अपनी दूरदर्शिता और समझबूझ से व्यय को कंट्रोल कर सकती है, यानी नियंत्रित कर सकती है। लेकिन यदि गृहिणी अकुशल है और अदूरदर्शी है, तो परिवार में अनेक अनावश्यक व्यय तथा अपव्यय होने का डर रहता है। क्योंकि कभी कभी कुछ गृहिणियां होती हैं, वो सेल के नाम पर अनाप शनाप चीजें खरीद कर घर में ले आती हैं, जिसका कोई यूज नहीं होता है। तो गृहिणी को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसकी मुख्य आवश्यकता है उस पर उसे अपना पैसा खर्च करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। अतः बच्चों, स्पष्ट है कि परिवार में आय व्यय में संतुलन आवश्यक है, और आय व्यय का संतुलन यदि बना रहता है तभी परिवार में सुख व समृद्धि होती है। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बचत तथा बचत करने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो बचत करने वाली जो संस्थाएं हैं उसका वीडियो कई पार्ट में होगा, इसलिए प्रत्येक पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।